Well, hello and welcome everyone. Welcome to another video. तो लास्ट वीडियो में हमने काफी सारी चीजें कवर अप करी थी. आज की वीडियो में हम सीधा कोडिंग पे जंप करते हैं एंड लेट्स सी आज हमें क्या पढ़ना है. ओके. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, और हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी देखे थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पावर एंड ऑल, है ना. तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उन चीजों से. मैं एक न्यू पाइथन नोटबुक बना रहा हूँ. सेम सब कुछ तरीका होता है. न्यू अपने सीएमडी पे जाइए, जुपिटर स्पेस नोटबुक लिखिए, प्रेस एंटर, क्रोम खुल जाएगा. गो टू द डायरेक्टरी जहाँ पे आपने अभी तक सारी नोटबुक्स बना रखी है, वहां पे न्यू पाइथन 3 एंड इसको बोल देते हैं लेक्चर 2. डन. तो स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ मैं. डन. ओके. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली एक जो मैंने याद है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर बताया था मॉड्यूलो. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. मैं सबसे पहले यहाँ ऊपर आ जाता हूँ एंड लेट मी मेक इट अ हेडिंग. ओके, ठीक है. मैं लिखता हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर. तो मॉड्यूलो ऑपरेटर बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है. ठीक है. लेट से मैं लिखता हूँ कि मुझे निकालना है 10 मॉड्यूलो 4. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं एनोटेट मार्कर निकाल लेता हूँ एंड आपको ये विजुअली करके दिखाता हूँ. ठीक है. तो मेरे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10. ठीक है. तो मेरे को क्या निकालना है 10 मॉड्यूलो 4. तो 10 मॉड्यूलो 4 का मतलब है कि मेरे पास नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक और मैंने चार चार के पेयर में काटूंगा. ये पहले चार काटे, देन उसके बाद ये चार काटे. अब और चार के पेयर नहीं बन पा रहे. कितने बच गए? 2. तो आंसर क्या हो गया? 2. तो 10 मॉड्यूलो 4 का आंसर होता है 2. सिंपल. इसको आसान भाषा में एंड ऑफिशियल टर्म से बोले तो इसको हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2, क्योंकि 4 2 आर 8, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा ना. सिंपल. ठीक है. तो अब थोड़े और नंबर्स का मॉड्यूलो देखते हैं कैसे निकलता है. लेट से मैं निकालता हूँ 13 मॉड्यूलो 8. तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 13 को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? 5 आ जाएगा, है ना. अगर मैं बोलता हूं कि लेट से 24 मॉड्यूलो 5, अब क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 4. रिमाइंडर 4 आता है क्योंकि, है ना. तो मॉड्यूलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर है जो हमारे आगे के वीडियोस में हमें काफी काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो ये था मॉड्यूलो ऑपरेटर का फंडा. नाउ लेट्स लुक एट सम कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ठीक है. कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब जैसे हमने मैथ्स में पढ़े ना, ग्रेटर देन, लेस देन, जो वो सब चीजें होती है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ठीक है. तो सबसे पहले कंपैरिजन किस चीज के बीच में होता है? जो ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह होते हैं, वो वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम यूजुअली नंबर्स के साथ कंपेयर करते हैं, है ना. तो लेट से मैं पता लगाना चाहता हूं कि क्या मेरा 2 छोटा है 5 से. तो मैथ्स में लिखते हैं ना हम ये वाला साइन लेस देन का. तो सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 लेस देन 5. तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? आप लोग ध्यान से देखना. ट्रू. तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे बूलियन ऑपरेटर्स, जिसमें दो ही ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स. सॉरी, बूलियन डेटा टाइप, जिसमें होता है ट्रू और फॉल्स. तो सिमिलरली जब भी मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करूंगा ना, तो आंसर मेरे पास हमेशा बूल में आएगा. या तो ट्रू है वो, या फिर वो फॉल्स है. तो लेट से अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 2 ग्रेटर देन 5 है ना, तो अभी फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 2 थोड़ी बड़ा होता है 5 से. ठीक है. ठीक है. अब इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स और होते हैं. ठीक है. ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उन सब के बारे में देखते हैं. ठीक है. तो ये तो था हमारा लेस देन वाला. इसके ऊपर कमेंट करके लिख देते हैं लेस देन. ठीक है. ये है हमारा ग्रेटर देन वाला. इसके ऊपर कमेंट करके लिख देते हैं ग्रेटर देन. ठीक है. अब आता है, अच्छा अब तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीधा सीधा नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं ऑपरेटर्स में और फिर उसका बूलियन प्रिंट कर रहे हैं. अब हम इसके साथ वेरिएबल्स में भी खेल सकते हैं. तो लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसमें है ये अजीब सा नंबर, एंड एक वेरिएबल है बी जिसमें है ये अजीब सा नंबर. रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया मैंने. ठीक है. तो अब अगर मैं करूंगा कि ए
ग्रेटर देन बी, तो भी ये चीज काम करेगी। ठीक है, बिकॉज बेसिकली अब ये यहाँ पे ए की वैल्यू को कंपेयर करेगा बी की वैल्यू से, और इसने देखा कि हाँ भैया ए बड़ा है तो ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं चाहूं तो इसमें मैं यहीं पर ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कर सकता हूं। मान लो अगर मैं बोलूं कि ए ग्रेटर देन बी टाइम्स 2, अब बताओ कि क्या ए बड़ा है बी को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? तो मैं यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यार पता लगाओ कि a बाय 2 क्या ये बड़ा है b से? फॉल्स, ये बड़ा नहीं है b से, है ना। बट अब जब मैं a को प्रिंट करूंगा ना तो a में कुछ चेंज नहीं हुआ, a तो मेरा वही रहेगा जो ओरिजिनल था। बस यहाँ पे टेम्पररी एक आंसर जनरेट हुआ a बाय 2, और उसने देखा कि क्या वो a बाय 2 b से बड़ा है या नहीं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं कि लेट से हमारे पास एक a है 78 और एक b है जो कि है 79। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में। लेस देन और इक्वल टू, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या मेरा a जो है वो लेस देन इक्वल टू है b के, मतलब छोटा हो या फिर इक्वल हो, इन दोनों केसेस में आंसर ट्रू आएगा। उसको रन करता हूँ, ट्रू आ गया। अब मान लो मैं ए को भी 79 कर देता हूँ, बी को भी 79 कर दिया, अब मैं इसको रन करूंगा तो अब भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी कंडीशन क्या कह रही है कि या तो वो उससे छोटा हो या फिर वो उसके इक्वल हो, दोनों केसेस में ट्रू कर दो। और अगर आपको याद हो जो आप मैथ्स में लिखते हो तो उसमें आप ऐसे लिखते हो ना, उसके नीचे एक डंडा डाल देते हो ऐसे इक्वल टू करने के लिए। अब हम कंप्यूटर में तो ऐसे लिख नहीं सकते, है ना, तो ये तरीका होता है कि सिंबल ग्रेटर देन लेस देन का और उसके बाद इक्वल टू। ठीक है, अब थोड़ा अब पढ़ते हैं ग्रेटर देन के बारे में। तो मान लो मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ, एक ए है मेरा 78, बी है मेरा 76। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये ग्रेटर देन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और इक्वल टू। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या मेरा ए जो है वो बड़ा है बी से, तो आंसर आ गया ट्रू, है ना। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो बड़ा है या फिर इक्वल है, तो भी ट्रू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोनों को 76 कर देता हूँ। तो भी ट्रू आ गया, है ना। अब अगर मान लो मैं बी को बड़ा कर दूंगा तो फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू होगी जब ए जो है या तो वो बी से बड़ा हो या फिर वो बी के इक्वल हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हमने अभी तक 4 ऑपरेटर्स पढ़े, कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। में और भी लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इन सब ऑपरेटर्स का काम हम स्ट्रिंग्स के साथ भी कर सकते हैं, बट एक अलग रिस्पेक्ट में। मान लो मुझे पता लगाना है कि कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है छोटी है, तो मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ए ऋषभ, और मैंने एक स्ट्रिंग ले ली बी पाइथन। अच्छा, ये दोनों तो इक्वल ही हो गए, पाइथन प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं ऋषभ पाइथन मेंटर। ठीक है, अब मान लो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना लेंथ, लेंथ एक फंक्शन होता है len, जो पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ ए ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी। आ गया ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, अब भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि बी की लेंथ कम या कम या इक्वल है ना बी ए के, मतलब कम है तो ऑब्वियसली उस वाले केस में ट्रू आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए, तो अब ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ए की लेंथ बड़ी है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स के रिस्पेक्ट में भी हमने यूज कर लिया इसको। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में ना अब दो और ऑपरेटर होते हैं। एक होता है इक्वल टू और एक होता है नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये इक्वल टू वाली चीज तो आपने मैथ्स में देखी होगी, है ना, ऐसे बना देते हैं। और नॉट इक्वल टू बनाया होगा किसी थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चों ने, देखा होगा कि वो ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू बना के उसे काट देते हैं, है ना।
तो अब इन दोनों चीजों को पाइथन में कैसे लिखते हैं? अब इक्वल टू वाली चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते। मान लो मैंने एक ए ले लिया 90 और एक बी भी ले लिया 90। अब अगर मैं लिखूंगा ना ए इक्वल टू बी, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाइथन में सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है कि मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं किसी वेरिएबल को। मैं 90 की वैल्यू असाइन कर रहा हूं ए को, मैं 90 की वैल्यू असाइन कर रहा हूं बी को। तो ये हो गई असाइनमेंट। बट अब मुझे जब कंपेयर करना है ना कि वो एग्जैक्टली उसके इक्वल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब है कि मैं कंपेयर कर रहा हूं कि क्या ए एकदम इक्वल टू है बी के या नहीं। तो मैं इसको रन करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, है ना? अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 90 और बी लिख देता हूँ 80। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी, फॉल्स आ गया ना? ठीक है। अब ये चीज हम स्ट्रिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ऋषभ और एक स्ट्रिंग मैंने ले ली पाइथन। ठीक है, तो अब अगर मैं करूंगा ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋषभ और पाइथन एग्जैक्टली सेम थोड़ी है, क्योंकि स्पेलिंग डिफरेंट है, उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना। अच्छा, अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल। मान लो मैंने लिखा हुआ है ऋषभ, रोशब हो गया ये तो, ऋषभ, और मैंने एक बी में लिखा हुआ है ऋषभ, उसमें कैपिटल आ रहा है, इसमें स्मॉल आ रहा है। अब जब मैं डबल इक्वल टू लिखूंगा तो ये आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी, इसको रन करा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली वो दोनों की दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जो ए स्ट्रिंग, जो ए वेरिएबल के अंदर है और जो बी वेरिएबल के अंदर है, तो दोनों थैल हो गया, दोनों कंटेनर के अंदर सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज होनी चाहिए। ठीक है ना? ये चीज हम नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, जो हमने ऊपर एग्जांपल में करी थी अपने। ठीक है। अब एक चीज होती है नॉट इक्वल टू, जो हमने वो अभी देखा था ना, काटा मारा था हमने, है ना? इसके ऊपर लिख देते हैं इक्वल टू वाला कंपैरिजन, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू। ठीक है। अब जो नॉट इक्वल टू होता है ना, वो पढ़ते हैं कि वो बेसिकली क्या होता है। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि भैया पता लगाओ कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ट्रू कर दो। अभी देखना आप लोग, मैंने एक वेरिएबल लिया A90, एक वेरिएबल लिया B91। ठीक है, अब मैं नॉट इक्वल टू में आया और मैंने बोला कि क्या A नॉट इक्वल टू B है ना? दोनों के दोनों अलग है ना, तो ट्रू आ जाएगा, है ना? अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A इज इक्वल टू 90, B इज ऑल्सो इक्वल टू 90, एंड अगर मैं अब इन पे चलाता हूँ A नॉट इक्वल टू B, अब आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू का। मतलब जब A नॉट इक्वल टू B होगा, तब ही ये वाली चीज ट्रू आएगी। ठीक है, थोड़ा इसको एक बार रिवर्स में सोच के देखो फिर से। इक्वल टू ऑपरेटर क्या बताता है? इक्वल टू जो जिसमें डबल इक्वल टू आते हैं, कि जब ए और बी एग्जैक्टली इक्वल है तब वो ट्रू होंगे। बट नॉट इक्वल टू क्या बताता है? कि जब ए और बी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे तब वो चीज ट्रू होगी। ठीक है, तो ये भी काफी केसेस में यूज होती है। जब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार ये भी बहुत यूजफुल चीज है। ठीक है, ओके। अब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है ना? व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में ना हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं उनको कि वो बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेडिंग दे देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, डन। ठीक है, अब तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, एंड, और, एंड नॉट। अब एंड का मतलब क्या होता है? कि जब भी मान लो मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो। मान लो मैं बोलता हूं कि 2 ग्रेटर देन 3 एंड 4 ग्रेटर देन, लेट्स से 10 ग्रेटर देन 4। अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखो फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी, पर ये वाली कंडीशन फॉल्स थी। तो एंड में क्या होता है कि दोनों की दोनों ट्रू आनी चाहिए, तभी जाके फाइनल आंसर ट्रू आएगा। मैं ना, इसकी एक टेबल होती है बहुत ही इजी सी, आपको लोगों को टेबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ट्रू ऐसे बनती है वो टेबल ना, 0101 में नहीं, ट्रू फॉल्स में बनाते हैं।
ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। मैं कह रहा हूं कि जब ये दोनों की दोनों ट्रू होंगी तभी मेरा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, फिर चाहे इनमें से कोई एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, या फिर ये वाली फॉल्स हो वो वाली ट्रू हो, ठीक है, या फिर चाहे दोनों की दोनों फॉल्स हो, तब हर केस में आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि एंड को चाहिए कि भैया सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो भी उसके अगल बगल लिखी हुई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ, लेट से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 6, तो देखो आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने एक कंडीशन एंड के इधर वाली भी ट्रू कर दी, इधर वाली भी ट्रू कर दी। तो अब इससे होगा क्या कि जब दोनों की दोनों ट्रू होगी तब ही ट्रू आंसर आएगा। ये आप लोग सोच रहे हो कि क्या ट्रू फॉल्स लगा रखा है सर ने। ठीक है, बट लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम कंडीशनल ऑपरेटर्स जब पढ़ेंगे ना, कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे, तब आपको दिखेगा कि यार इतने सारे इफ एल्स बचा सकते हैं हम सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करके। ठीक है, वैसे ही और होता है, एक हल्का सा बस एक टचअप मार लेते हैं तीनों चीजों पर, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और में क्या खासियत होती है, और ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है ना, तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो भी मैं ट्रू दे दूंगा। क्योंकि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना, 7 थोड़ी बड़ा होता है 8 से, है ना। तो और क्या कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू होगी ना, तो मेरा काम चल जाएगा, ले लो तो। बट अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी, सॉरी, अगर ये दोनों की दोनों फॉल्स हो जाएगी भैया, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे फॉल्स ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो और थोड़ा लीनियंट होता है। वो कहता है कि कोई एक है ना, चलो कोई नहीं, आने दो, ट्रू आने दो। एंड क्या कहता है कि नहीं बाबा नहीं, दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू मानूंगा मैं। ठीक है, अब एक होता है नॉट। नॉट क्या होता है? नॉट बेसिकली उल्टा कर देता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 3 greater than 4, तो 3 greater than 4 का तो आंसर आप लोगों को पता है ट्रू आए, वो सॉरी फॉल्स आएगा, है ना। बट अगर मैं उसको नॉट में पास करूंगा ना, तो देखो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो मतलब नॉट के अंदर मैं जो भी कंडीशन लिख के फेंकूंगा, वो उसको उल्टा करके दे देगा। तो ये खासियत होती है नॉट की। ठीक है, ये हो गए थोड़े लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब एक काम करते हैं, अब थोड़े से स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग्स के, हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं, यहाँ पे एक ओके, स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, मेथड्स भी बोलते हैं फंक्शंस को बेसिकली। अब मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऋषभ। अब ए वेरिएबल के अंदर वो स्ट्रिंग है ऋषभ। ठीक है, अब मुझे अगर देखना है कि एक स्ट्रिंग के साथ कौन से इनबिल्ट फंक्शंस पाइथन में ऑटोमेटिकली लिखे हुए आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं दबाऊंगा ए के बाद एक डॉट, और फिर मैं दबाऊंगा टैब। अब जितने भी फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स के साथ इनबिल्ट, मुझे ऑटोमेटिकली लिखे हुए दिख गए। मैं इनमें से कोई भी यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कितने सारे फंक्शंस होते हैं, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, हम इसमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में पढ़ना आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो अब मेरा एम क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं इस ऋषभ स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज कर दूं। आपने देखा होगा ना, नाम यूजुअली कैपिटलाइज किया जाता है, पहला लेटर को कैपिटल लिखते हैं ना। तो मैं वही करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज हो जाए। तो कैपिटलाइज कैपिटलाइज इतना बोले मैंने, तो फिर वही फंक्शन होता है, ए डॉट कैपिटलाइज हो गया ए कैपिटल, है ना, आर कैपिटल हो गया ना। बट देखो, अब अगर मैं अपने ओरिजिनल ए को प्रिंट करूंगा, तो उस ए में कोई चेंज नहीं हुआ। ये है नोटिस करने की बात, कि जो ए डॉट कैपिटलाइज का जो आंसर आया है, उसने ए को चेंज नहीं करा, उसने एक टेम्पररी आंसर बना के मुझे दे दिया कि अगर तुम ए को कैपिटलाइज करोगे तो भैया ये आंसर आएगा। मैं ए में कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूं। ठीक है, अब मान लो कि मेरी जो ए है वो है ऋषभ बंसल। ठीक है, अब इसमें मैं चाहता हूं कि यार आर भी कैपिटल हो जाए, बी भी कैपिटल हो जाए। अब अगर मैं इसमें करता हूं ए डॉट कैपिटलाइज, अब देखो सिर्फ आर कैपिटल हुआ, बी तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग के सिर्फ और सिर्फ जीरोवेथ इंडेक्स, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था, जीरोवेथ इंडेक्स मतलब फर्स्ट कैरेक्टर या एलिमेंट या लेटर कुछ भी कह लो, सिर्फ और सिर्फ उसको कैपिटलाइज करता है।
तो अगर मैं चाहता हूं कि सारी की सारी चीजें कैपिटलाइज हो, तो एक फंक्शन होता है टाइटल, ये करता है सबको। तो अब अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, कोडिंग ब्लॉक्स JR टीचर्स फ्री ऑसम कोडिंग कोर्सेज। अगर मैं चाहता हूं कि इसका सब चीजें पहला पहला लेटर हर वर्ड का कैपिटलाइज हो जाए, तो मैं करूंगा टाइटल, डन। ओ स्पेलिंग गलत हो गई, कोडिंग ब्लॉग्स जूनियर टीचर्स फ्री ऑसम कोडिंग कोर्सेज, है ना। हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज हो गया, ये होता है टाइटल फंक्शन, ठीक है। अब लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऋषभ, ठीक है। अब मैं इसमें देखना चाहता हूं कि इसमें आई का इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई डॉट इंडेक्स, मैंने इसमें बोला आई, बता दिया आई का इंडेक्स क्या है, 1। क्यों? क्योंकि काउंटिंग कहां से शुरू होती है कंप्यूटर्स में, 0 1 2, है ना। तो आई का इंडेक्स क्या हो गया, 1। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे, हमें समझ आ गया था कि इंडेक्स के साथ कैसे खेलते हैं। करेक्ट। अब ऐसा ही एक और फंक्शन होता है फाइंड। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ आई, तो देखो 1 आ गया ना। फाइंड ने भी यही काम करा, इंडेक्स ने भी वही काम करा। अब डिफरेंस क्या है कि अगर मैं ए डॉट इंडेक्स बोलता हूँ लेट से जेड, एक ऐसा कैरेक्टर जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एरर आ जाता है, ठीक है। बट अगर मैं ए डॉट फाइंड को बोलता हूँ ना यही चीज, तो वो मुझे -1 दे देता है, वो कहता है कि नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो सम केसेस में फाइंड बेटर है, सम यूज केसेस में इंडेक्स बेटर है ना। फाइंड से हमें पता चल जाता है कि भैया -1 आया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इंडेक्स में हमें एरर शो हो जाता है। तो एरर शो होने में मजा नहीं आता ना, एरर शो होने में लगता है यार एरर क्यों आ गया कोड में, एरर नहीं आना चाहिए बस। है ना, ठीक है। तो अब और देखते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर। काउंट, काउंट के लिए काम करते हैं। लेट से थोड़े स्ट्रिंग को चेंज करते हैं, मैं लिखता हूँ कोडिंग ब्लॉक्स, ठीक है। ये काम करते हैं, जूनियर भी लिख देते हैं, थोड़े वर्ड्स बढ़ जाएंगे, JUNIOR, सॉरी जूनियर, हाँ जूनियर, ठीक है। अब मान लो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार ओ आ रहा है, मैं काउंट करना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ कितनी बार ओ आ रहा है। 3 बार आ रहा है, एक कोडिंग में आ रहा है, एक ब्लॉक्स में आ रहा है, और एक जूनियर में आ रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं उसमें पता लगाना चाहता हूँ कि कितनी बार सी आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने बोला ए डॉट काउंट सी, इसने 1 भेजा, जबकि कोडिंग वाला भी सी था, बट वो कैपिटल सी था। दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे जब मैंने छोटा सी भेजा है ना उसे काउंट फंक्शन को, तो वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सी ही ढूंढेगा, और वो बताएगा कि छोटे सी कितने हैं। यही फर्क है जब मैं यहाँ पे काउंट में छोटा सी और कैपिटल सी भेजता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे भेजता हूँ ना ए डॉट काउंट कैपिटल सी, तो वो भी मुझे 1 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल सी भी एक ही बारी है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा हमेशा, ठीक है। और क्या क्या होते हैं फंक्शंस हमारे पास, इंडेक्स हो गया। हाँ एक होता है, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऋषभ की, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी अपर केस में हो जाए, कैपिटल R कैपिटल I कैपिटल S कैपिटल H कैपिटल A कैपिटल B, मुझे पर हाथ से नहीं करना। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे कुछ यूजर नेम या कुछ लिखते हो, फिर आप सोचते हो यार इसको अपर केस में करना था, फिर आप पूरा हटाते हो, फिर से उसे डिलीट करते हो, वर्ड में कोई हेडिंग लिखते हो। अब आपको मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ बहुत स्मार्ट, आप पाइथन में आओ, आप यहाँ पे लिखो ए डॉट अपर, डन। क्योंकि मेरे साथ बहुत होता है, वर्ड में कोई हेडिंग लिख देता हूँ छोटे में, फिर याद आता है अरे इसको तो कैपिटल में लिखना था। फिर मैं पाइथन खोलता हूँ, हेडिंग को कॉपी पेस्ट करा, अपर लगाया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक अपर होता है तो ऑब्वियसली एक लोअर भी होता होगा। तो अगर मान लो एक स्ट्रिंग लिखी हुई है ऋषभ, और उसमें मैंने करा ए डॉट लोअर, तो सब कुछ लोअर केस में हो गया, ठीक है। अब थोड़े से मतलब इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस ट्राई करते हैं, कि मान लो मेरी स्ट्रिंग में लोअर केस अपर केस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रिंग है a इज इक्वल्स टू ऋषभ, इसमें लोअर केस भी है अपर केस भी है। अब अगर मैंने बोला ए डॉट लोअर, तो सब कुछ लोअर में हो गया,
ठीक है ना। अब एक बार अपनी ए को प्रिंट करके देखते हैं, तो मेरा ओरिजिनल ए चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल ए तो वैसे ही रहेगा। अगर मैं करता हूँ ए डॉट अपर तो सब कुछ अपर केस में हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग। सिमिलरली मेरा ए चेंज नहीं होगा, ए तो वैसा का वैसे ही रहेगा। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन दिखा के देता है कि अगर तुम ये करोगे तो ये आंसर आएगा, ऐसा सा आंसर आएगा। ठीक है, अब और कौन से इनबिल्ट फंक्शन देख सकते हैं हम। ओके, इस वाले हम बाद में देखेंगे। अभी रिप्लेस देखते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस मैं क्या कह रहा हूँ कि आर को रिप्लेस कर दो लेट से टी से, क्या आंसर आ गया, टिशप। तो मेरा ए तो वैसे ही रहेगा, है ना, ए तो वैसे ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा जब भी आप कोई डॉट वाले फंक्शंस लगा रहे हो ना, तो आपको एक टेम्पररी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये ऐसा दिखेगा भैया अगर तुम करोगे तो। मेरा ओरिजिनल ए में चेंज नहीं होगा। मैंने बोला रिप्लेस कर दो आर को टी से, ठीक है, तो उसने रिप्लेस कर दिया। अब मान लो मैं फिर से बोलता हूँ ए डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस करो, ए को रिप्लेस कर दो आई से, ऋषभ। ठीक है, तो मैं सारे के सारे फनी एक्सपेरिमेंट्स अपने नाम पे ही कर रहा हूँ, पर जब आप लोग प्रैक्टिस करो तो ये सारे के सारे फनी एक्सपेरिमेंट्स अपने नाम पे करना एंड देखना कैसे प्रिंट हो गए। ठीक है, अब ए इज इक्वल्स टू ऋषभ लिखते हैं फिर से, एंड लेट्स सी और क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं हम इन पे। स्टार्ट विद एंड एंड विद करते हैं, ठीक है, एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद। एंड्स विद का मतलब क्या होता है, एंड्स विद का मतलब होता है कि मैं कह रहा हूँ कि क्या पता लगाओ यार, क्या मेरी ये जो स्ट्रिंग है क्या ये बी से एंड हो रही है। आंसर आ गया ट्रू। अब इसका यूज केस क्या है कि मान लो मैंने किसी का ईमेल एड्रेस लिया, ठीक है, ईमेल एड्रेस मान लो ये लिखा हुआ है rishabh@gmail.com, ये मेरा असली ईमेल एड्रेस नहीं है, तो प्लीज इस ईमेल पे मेल भेज के स्पैम मत करना, ठीक है। तो मान लो मेरा ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है rishabh@gmail.com, ठीक है। अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या जो मेरा ए है क्या इट एंड्स विद @gmail.com। आंसर आ जाएगा ट्रू। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भैया इस बंदे का जो ईमेल एड्रेस है वो जीमेल के साथ लिंक्ड है, गूगल के साथ लिंक्ड है। gmail.com आ रहा है ना, क्योंकि ऐसे ही yahoo.com भी हो सकता है ना, hotmail.com भी हो सकता है, और भी बहुत सारे डॉट कॉम हो सकते हैं, .co.in भी हो सकता है, .edu भी हो सकता है। तो ये एंड्स विद वाला फंक्शन यहाँ काम आ सकता है, जो आपको पता लगाना हो कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो क्या इस एग्जैक्ट चीज के साथ एंड हो रही है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही एक चीज होती है स्टार्ट्स विद। ठीक है, मान लो ईमेल लिखा हुआ है इज इक्वल टू rishabh@gmail.com। अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या ए डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ये ऋषभ से स्टार्ट हो रही है, हाँ, है ना। तो एंड अगर मान लो मैं यहाँ पे पास करता हूँ ए डॉट स्टार्ट्स विद, यहाँ पे मान लो कोडिंग लिख देता हूँ, फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर के केस में भी एक फॉल्स केस देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे बोला ए डॉट एंड्स विद @yahoo.com, फॉल्स आ जाएगा, है ना। ओके, ठीक है, तो हमने स्टार्ट विद एंड विद देख लिया। अब एक चीज और होती है एल जस्ट आर जस्ट सेंटर। ये थोड़े मतलब थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए यूज होते हैं बस, तो कुछ इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है ऋषभ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ए डॉट एल जस्ट, मतलब लेफ्ट साइड से एडजस्ट कर लो। मतलब इसको स्पेस की जगह ना स्टार कर दो। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो ये मेरी स्ट्रिंग है ना ए, इसको लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर दो। टोटल लेंथ जो होगी ना वो होगी 10। ए जो स्ट्रिंग है उसको लिख दो लेफ्ट पर, और जितनी भी जगह बच रही है उसकी जगह हाइफन 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 लिख दो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट आर जस्ट, टोटल 10 का गैप होगा, ठीक है, और जितनी भी जगह राइट में लेफ्ट में बचेगी वहां पे तुम हाइफन भर देना। ठीक है, तो एल जस्ट आर जस्ट बेसिकली
तब यूज होता है जब आपको थोड़ा आउटपुट को सुंदर तरीके से एक ही लाइन में दिखाना होता है, दैट्स इट। इनका और कुछ ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। एक सिमिलरली वैसे सेंटर भी होता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट सेंटर, कहता हूँ 10 का स्पेस लो, बाकी जितना बचे वहां पे हाइफन कर देना, तो देखो ऋषभ एकदम सेंटर में आ गया। 10 चाहिए थे टोटल, तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, तो 4, और ऋषभ में 6 होते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेंटर एडजस्ट हो गया। ठीक है। अब थोड़े फंक्शंस आते हैं जो बेसिकली स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऋषभ, एंड मैं पता लगाना चाहता हूं कि क्या इस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स है या नहीं, तो मैं बोलूंगा आर डॉट इज अल्फा। आर डॉट इज अल्फा मुझे बताएगा कि क्या इस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स है या नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे तो ट्रू आ जाएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा। एक फॉल्स का एग्जांपल करते हैं। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है आर इज इक्वल्स टू ऋषभ 1 2 3, तो अब क्या होगा, आर डॉट इज अल्फा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका यूज केस क्या है कि मान लो आपने किसी यूजर से उसका नेम इनपुट करवाया, ठीक है, तो आप देखना चाहते हो कि यार वो जो उस बंदे ने उसका नाम एंटर करा है उसमें कोई नंबर तो नहीं, बिकॉज नाम में नंबर थोड़ी होते हैं, नाम में तो सिर्फ सिर्फ करेक्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट इलॉन मस्क का जो वो बेटा है उसका जो नाम अजीब सा है, ठीक है, XAE12 करके, उसके अलावा बाकी सबके नाम तो सिर्फ करेक्टर से ही बनते हैं, ठीक है। तो आप नाम्स का कैसे चेक कर सकते हो, आपने बोला कि जो यूजर का नाम आया है उस पे इज अल्फा ट्राई कर लो, अगर ट्रू आ गया इसका मतलब कि यूजर का जो नाम आया वो ठीक आया है, अगर फॉल्स आया है तो उसके बाद आप कोड लिख सकते हो कि आप प्रिंट कर दो भैया तुमने नाम गलत डाला है, नाम फिर से डाल दो एक बार, ठीक है। ये हो गया इज अल्फा। अब ऐसे ही हम पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लो किसी से आपने फोन नंबर मांगा उसका, ठीक है, उसने फोन नंबर ही डाल दिया उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है। अब फोन नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं ना, अब फोन नंबर्स में तो भैया इलॉन मस्क भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या इस नंबर में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं करेक्टर आ गया हो, मैं बोलूंगा एन डॉट इज डिजिट, ट्रू, है ना। क्यों, क्योंकि इस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू एक अजीब सा नंबर और एक मैंने एक छोटा सा एक एंड में n डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस पर रन करूंगा ना n डॉट इज डिजिट, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। तो इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हो जब आपको फोन नंबर की वेरिफिकेशन करनी है, कि मतलब जो यूजर से आपने फोन नंबर लिया है वो सही भी है या नहीं, ठीक है। एंड सिमिलरली ऐसे ही आपके पास लोअर अपर चेक करने का भी तरीका होता है। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऋषभ, ठीक है, ए इज इक्वल टू ऋषभ लिखा हुआ मैंने, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में है या नहीं, तो मैं बोलूंगा ए डॉट इज लोअर, ट्रू आ जाएगा, है ना। अगर मैं मान लो बोलता हूँ ए डॉट इज अपर, तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि अपर केस में थोड़ी है ये, है ना। अब मान लो मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ ऋषभ, पूरे का पूरा अपर केस में, अब मैंने इसके साथ ट्राई करा ए डॉट इज अपर, ट्रू आ गया ना। अब अगर मान लो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कि मेरी एक स्ट्रिंग है ऋषभ जिसमें एक कैपिटलाइज भी है, जिसमें एक कैपिटल भी है ना एक छोटा भी है, अब जब मैं इसमें करूंगा ए डॉट इज लोअर, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स आ गया। अब अगर मैं इसमें करता हूँ इज डॉट अपर, तो क्या आंसर आएगा, तो भी फॉल्स आ गया, है ना। तो इज अपर इज लोअर क्या मांगते हैं, ये मांगते हैं कि भैया पूरी की पूरी स्ट्रिंग में लोअर केस होना चाहिए या पूरी की पूरी स्ट्रिंग में अपर केस होना चाहिए। ठीक है। अब एक और एग्जांपल तो करते हैं, जैसे मान लो किसी से आपने यूजर नेम लिया, ठीक है, मान लो डिस्कॉर्ड होता है या काफी सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे अपना यूजर नेम डिसाइड करते हो, या फिर आप गूगल में जो अपना ईमेल डिसाइड करते हो, तो ईमेल में क्या होता है, ईमेल में आपको नंबर्स भी अलाउड होते हैं और आपको कैरेक्टर्स भी अलाउड होते हैं, ठीक है। तो आप मान लो ये पता लगाना चाहते हो कि क्या किसी स्ट्रिंग में कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें नंबर और कैरेक्टर्स दोनों है, तो पाइथन के पास उसका भी सोल्यूशन है। पाइथन कहता है अपनी स्ट्रिंग लाओ मेरे पास, मैं सब बता देता हूँ। हमने लिखा ऋषभ 1 2 3 और मैंने बोला ए डॉट इज एनम, रन करा, ट्रू आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है, इसमें नंबर भी है। अच्छा अब थोड़ा ट्रिकी सवाल, ठीक है। अब मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, काफी सारी लाइन्स हो गई, आज तो 109 पर पहुंच गए हम, ठीक है। मान लो एक मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है ए इज इक्वल्स टू ऋषभ, अब अगर मैं इस पे चलाता हूँ
ए डॉट इज एनम, तो भी ट्रू आ गया। अरे अब मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है ये अजीब सी, मैं इस पे चलाता हूँ, ए डॉट इज एनम, इस पे भी ट्रू आ गया। तो इस एनलम को आप समझ लो कि बेसिकली ये और की तरह काम करता है कि या तो इसमें अल्फाबेट हो, या इसमें नंबर हो, या इसमें दोनों हो, मैं तुम्हें तब भी ट्रू दे दूंगा, जाओ खुश रहो। ठीक है, तो इस एनलम ट्रू की तरह और की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली हमने स्ट्रिंग के काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि क्या और कोई फंक्शन है जिसके बारे में पढ़ सकते हैं। ए डॉट टैब, बहुत सारे फंक्शंस आ गए, काउंट हो गया, फाइंड हो गया, इंडेक्स हो गया, इज एनलम, इज डिजिट, इज अपर, लोअर। एक स्प्लिट देखते हैं, स्प्लिट, हाँ स्प्लिट अच्छा होता है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मैंने, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है ऋषभ बंसल टीचेस पाइथन एट कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहता हूं टुकड़ों में ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेस, कि मतलब जो जो चीजें स्पेस के बाद आ रही हैं, या जिन जिन दो चीजों के बीच में एक स्पेस है उनको स्प्लिट कर दो। तो अब इसने क्या करा, अब इसने उन सब चीजों को स्प्लिट कर दिया, ऋषभ बंसल टीचर्स पाइथन एट कोडिंग ब्लॉक जूनियर। अब उन सबको उसने एक लिस्ट में डाल दिया ना। ये लिस्ट नाम का जो वर्ड है ये याद रखना, ये आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। लिस्ट की वर्ड में मजाक नहीं कर रहा, जब हम लिस्ट पढ़ेंगे ना, आप लोगों की ऐसा जिंदगी बदल जाएगी लिस्ट पढ़ने के बाद। ठीक है, तो अब इसमें हम और क्या क्या स्प्लिट कर सकते हैं, किसी के भी बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्पेस होना चाहिए बीच में, या स्पेस के बेसिस पे ही कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऋषभ बंसल, ठीक है, एंड मैं इसको स्प्लिट करता हूँ लेट से ए के बेसिस पे, ए डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ ए। तो देखो इसने क्या करा, आर आई एस एच इतना आ गया, ठीक है, फिर इतना आ गया बी स्पेस बी, फिर एन एस, एन और एस, ठीक है, फिर उसके बाद एल। ठीक है, तो जब भी आप नोटिस करना कि जब भी आप किसी चीज के बेसिस पे स्प्लिट कर रहे हो ना, तो वो जो चीज है वो हट जाएगी। जैसे ए था ना, तो ए हट गया, ऊपर स्पेस था तो स्पेस हट गया, वो इंक्लूड नहीं होंगे नए वाले टुकड़ों में। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर इनबिल्ट वाले, उन सब के बारे में आप चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन गूगल करके, या फिर पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख के। सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, इतने ही फंक्शंस हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना था हमें। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट, कि इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से। अभी तक मैं इतने सारे एग्जांपल्स में कह रहा हूँ यूजर से इनपुट, यूजर से इनपुट, इनपुट बेसिकली लेते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको हेडिंग कर दिया। एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजर इनपुट की हेडिंग दे देते हैं, यूजर इनपुट। ओके, ठीक, काफी सारी लाइन्स हो गई आज तो, मेरे को लग रहा है 130 तक तो टच कर जाएंगे हम। ठीक है। ओके, थोड़े से सेल्स मैंने बढ़ाए हैं, उनको आने देते हैं, आ गए। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ यूजर से उसका नाम लेना, तो बहुत आसान है, तो बोलूंगा एक वेरिएबल इन ए, उसमें इनपुट ले लो। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से ऋषभ बंसल, और मैंने एंटर दबा दिया, और जो मेरा ए वेरिएबल है ना, उसके अंदर ऋषभ बंसल सेव हो गया एज अ स्ट्रिंग। इस चीज पे ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि जो भी चीज इनपुट से आप लोगे वो हमेशा एज अ स्ट्रिंग सेव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैंने तो अभी कुछ नहीं करा, मैंने बस बोला ए इज इक्वल टू इनपुट, और उसके अंदर जो भी चीज मैंने पास करी वो मेरे ए के अंदर सेव हो गई। अब अगर मैं चाहूं तो मैं एक मैसेज दिखा सकता हूँ यूजर को कि भैया तुम ना अपना नाम एंटर कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप देख सकते हो आपकी एक यहाँ पे मैसेज लिखा आ रहा है एंटर योर नेम। मैंने लिखा ऋषभ बंसल फिर से। अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऋषभ बंसल ही आएगा, एंटर योर नेम नहीं आएगा। ये एंटर और योर नेम ना, आप समझ लो एक तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप यूजर को दे रहे हो कि भैया अब तुम्हें यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। ठीक है। तो ऐसे होता है इनपुट। अब मान लो मैं कहता हूं कि एंटर योर, एंटर,
मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अब दो वेरिएबल्स के अंदर इनपुट लूंगा और उन दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है, मैंने बोला a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इसको रन करा, मैंने दे दिया 10। फिर मैंने बोला b इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स से 20। अब मैं अगर a प्लस b करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? मैं रुका हूँ, आंसर क्या आना चाहिए? आप लोग सोचो, कमेंट डाउन करो, एंड आई एम श्योर कि आप में से 90% लोग गलत हो गए। ठीक है, तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे a प्लस बी को रन करूंगा ना, तो आंसर आएगा 1020। वाई? बिकॉज मैंने पहले बहुत अच्छे से एम्फोसिस करके बोला था कि जब भी आप इनपुट लोगे तो इनपुट हमेशा एज अ स्ट्रिंग सेव होता है। इसका मतलब कि मैं बेसिकली पता है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10 प्लस 20 नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्ट्रिंग ऑफ 10 प्लस 20 इन अ स्ट्रिंग। तो आंसर 1020 ही आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हम दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस जोड़ते हैं, इसका मतलब होता है हम उन दोनों को कंकैट कर रहे हैं, उन दोनों को ऐसे जोड़ रहे हैं अगल बगल, है ना। तो इसलिए जब मैंने यहाँ पे उनको चेंज करा, मैंने उनको यहाँ पे लिया यूजर से, तो वो 10 एज अ स्ट्रिंग आया, 20 एज अ स्ट्रिंग आया। जब मैंने a प्लस बी करा तो वो 1020 बन गया। अब इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जब मैं इनपुट ले रहा हूं ना, तो इनपुट लेते समय उसे इंटीजर में चेंज कर दो। ठीक है, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। मैं जबरदस्ती एक जो मेरे पास चीज आई थी ना स्ट्रिंग में, उसको इंटीजर में चेंज करने को बोल रहा हूँ पाइथन को। तो मेरे पास जो 10 एज अ स्ट्रिंग आया था, मैंने बोला कि उसे ना अब इंटीजर में चेंज कर दो, उसे एज अ स्ट्रिंग में ट्रीट करना, उसे एज एन इंटीजर ट्रीट करना। अब अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ, तो बोलता हूँ कि 10 हो गया मेरा a, और मेरा जो b है वो हो गया 20। अब जब मैं a प्लस बी करूंगा तो आंसर 30 आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरे 10 और 20 थे वो एज एन इंटीजर ट्रीट हुए हैं, उनकी एडिशन एज एन इंटीजर होगी, ना कि एज अ स्ट्रिंग। वो ये वाला केस फॉलो करेंगे, ये लाइन नंबर 126 वाला। ठीक है, तो पहुंच गए 130 तक पहुंच गए हम, जैसे मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है 130 तक पहुंच जाएंगे। यहीं खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है ये वाला वीडियो, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता मैं, बर्नआउट नहीं होना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो हल्का सा समराइज करते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, आज तो बहुत सारे सेल्स हो गए। आज हमने पढ़ा मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। देन हमने पढ़े कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हमने। देन उसके बाद हम आए स्ट्रिंग मेथड्स के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं इसके बाद हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। इसके बाद हमने जस्ट हल्का सा टच करा, ज्यादा डीप में नहीं गए। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना, तब लॉजिकल ऑपरेटर्स को डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आए अपने स्ट्रिंग मेथड्स में। स्ट्रिंग मेथड्स में क्या करा हमने, जो डॉट दबा के हमने टैब दबाया और हमारे पास इतने सारे स्ट्रिंग मेथड्स आ गए। उसमें से हमने जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अगर किसी को उनके बारे में और जानना है, या किसी को लगता है कि यार ये वाले स्ट्रिंग मेथड का मतलब क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस गूगल पे जाओ, टाइप करो स्ट्रिंग मेथड पाइथन का जो भी है डॉट, वो स्ट्रिंग मेथड लिख दो और आपको उसके ऊपर हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर किसी को नेट पे समझ नहीं आता तो कमेंट डाउन, मैं कमेंट में समझाऊंगा। आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के, आपको वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वहां पे भी हमारे इतने सारे मेंटर्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी होंगे। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स के बाद, स्ट्रिंग मेथड्स के बाद हमने क्या करा, स्ट्रिंग मेथड्स के बाद बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमने देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है बेसिकली, एंड यूजर से इनपुट लेने के हमने तरीके देखे कि या तो खाली ऐसे ले लो, या फिर उसे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दो। एंड हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी कि हमेशा इनपुट एज अ स्ट्रिंग सेव होगा। तो अगर मैं कोई नंबर्स एज एन इनपुट ले रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं उसे हमेशा इंटीजर में चेंज करूंगा, तभी मैं उनके ऊपर इंटीजर वाली चीजें कर पाऊंगा। ये चीज याद रखनी है, ये वरना आप इतनी बुरी तरह फंस जाओगे कि आप करना चाहोगे 10 + 20 और आंसर आएगा 1020। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में पूरा। आज के वीडियो में हमने काफी सारी चीजें कवर अप करी। ठीक है, आप लोगों के जो भी डाउट्स है, फील फ्री टू कमेंट दम डाउन, फील फ्री टू ज्वाइन अ डिस्कॉर्ड चैनल, वहां पे भी पूछो। ठीक है, आपके जो डाउट्स आएंगे, आपके जो फीडबैक आएंगे, उसी उन्हीं चीजों को इनकलकेट करके आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अगली बार और अच्छे से उनको कवर अप कर पाऊँ, या और अच्छे से वीडियो में कोई चेंजेस चाहिए तो वो ला पाऊँ।
तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो करना है सब कर दो। इस वीडियो को अच्छे से दोस्तों को तक फैलाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, चला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।